Welcome back, dear parents, in Geography of by online classes, and here we are discussing geomorphology. तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हम हुआ करते विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वाली वीडियो में हमने देखा द्वीपों के बारे में। द्वीप के विभिन्न प्रकारों को हमने देखा, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप के बारे में जाना हमने, और कुछ पॉइंटर्स भी हमने देखे वहाँ पे। तो वो हमने कंप्लीट किया पोर्शन। आज का जो आपका ये वीडियो है, इसमें हम चर्चा करेंगे भू संतुलन के सिद्धांत पर कि समस्थिति क्या होती है, उस पर थोड़ा चर्चा हम करेंगे। द डॉक्ट्रिन ऑफ आइसोस्टैटिक क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, तो अगर हम इससे बात करें भू संतुलन के सिद्धांत पर, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गतिशील अवस्था में है। पृथ्वी घूर्णन गति करती है, परिक्रमण गति करती है, अपने अक्ष पर घूमती है और एक पथ पर वो चारों तरफ घूमती है, होता है ना। तो जब पृथ्वी गतिशील अवस्था में है, तो कहीं ऐसा भी तो होना चाहिए कि जो आपके पर्वत हैं, पठार हैं, झीलें इत्यादि हैं, मैदान हैं, क्या होना चाहिए कि इनमें भी गति थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पर्वत पठार थोड़ा सा गति ज़्यादा तेज़ी से होनी चाहिए। पर्वत कहीं अभी आप देख रहे हैं कि हिमालय जो आप मान लीजिए कि नेपाल में है, ठीक है, जो मान लीजिए कि जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में, थोड़ी सी गति ऐसी होनी चाहिए कि सड़क करके वो इंडिया में चली है। हमें भी फायदा होगा इससे, भाई हमारे देश में दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी आ जाएगी। फिर कभी या तो फिर ऐसा हो जाए कि जो K2 है उसकी ऊंचाई बढ़ जाए, अचानक से उसकी ऊंचाई में बहुत वृद्धि हो जाए और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाए, वो आपके माउंट एवरेस्ट को पार कर जाए। मतलब एक जो होना चाहिए कि जो गति विभिन्न प्रकार से हमारे पृथ्वी में गति हो रही है, तो जो आपके विभिन्न प्रकार जो स्थलाकृतियाँ इत्यादि हैं उनमें भी गति होनी चाहिए कि वो क्षैतिज मोशन भी करें, फिर वो देखें तो लंबवत मोशन भी कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से उनमें जो संतुलन एक नहीं होना चाहिए, लगातार उनमें भी मोशन होता रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं इसके विपरीत एक संतुलन की अवस्था में जो स्थलाकृतियाँ हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार, मैदान इत्यादि कुछ भी हो, एक संतुलन की अवस्था में जहाँ है वहीं बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि गति नहीं होती है, गति होती है, लेकिन वो हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से देखते हैं गति होती है, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गति नहीं होती, कुछ सेंटीमीटर की गति सालों में होती है, तो वो बहुत नगण्य है। तो हम इस प्रकार देखते हैं गति नहीं, संतुलन की अवस्था में जो जहाँ पड़ा है वहीं है। अगर एवरेस्ट आपके नेपाल में, तो नेपाल में ही है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि संतुलन की स्थिति बनी हुई है, लगातार चीज़ें अपनी जगह पर ही हैं। ठीक है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ही बनी हुई है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं लगातार बनी हुई है हमारे सामने। चलिए, तो कैसे है इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम देख लेंगे थोड़ा सा डेफिनेशन क्या है, मतलब हम किसे कहेंगे भू संतुलन का सिद्धांत क्या है, इसका मतलब क्या, समस्थिति मतलब क्या है इसका। आइए देखते हैं। तो ये पृथ्वी की सतह पर स्थित भू आकृतियों या स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील इत्यादि में भौतिक संरचना, घनत्व एवं मोटाई में विभिन्नता होने के बावजूद एक संतुलन की दशा बनी रहती है। साफ साफ कहा जा रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, भू संतुलन या फिर समस्थिति कहते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जो विभिन्न प्रकार की आपकी स्थलाकृतियाँ, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, झीलें हो, इनकी संरचना अलग है, भौतिक संरचना अलग है, घनत्व अलग है, मोटाई अलग है। मतलब इन भिन्नताओं के होने के बावजूद भी एक संतुलन की अवस्था में बनी हुई है, और यही जो है भू संतुलन या फिर समस्थिति कहलाता है। ठीक है, आप इसे एक बार देख लेंगे डेफिनेशन। इस तरह समस्थिति पृथ्वी की विभिन्न भौतिक संरचनाओं के मध्य संतुलन की दशा को बताता है। सीधा सा मतलब है कि विभिन्न प्रकार की आपकी स्थलाकृतियाँ हैं, इनमें संतुलन की एक स्थिति लगातार बनी हुई है, और इसी दशा को बताने का जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं समस्थिति। ठीक है, तो एक डेफिनेशन है, इसे डेफिनेशन में आप देख लेंगे। अभी देखिए, आज का ये लेक्चर होगा, इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो आपके भूगोलवेत्ता हैं जो कि समस्थिति पर काम किया उन्होंने और उसको बताया, उन पर चर्चा हम नहीं करेंगे। जो हमारा अगला वीडियो उसमें हम प्रेरी, प्राट इत्यादि आपके जो हैं जॉली वगैरह हैं, इनके बारे में चर्चा हम करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए हैं आपके भू संतुलन से संबंधित। आइए कुछ और बातों को देखते हैं इसमें हम। समस्थिति संबंधी सिद्धांतों में विभिन्न भौतिक आकृतियों को स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान सभी पृथ्वी तल पर विभिन्न घनत्व और मोटाई के स्तंभ के रूप में है, और जो एक संतुलन की स्थिति में बने हुए हैं। अच्छा देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको मैं बल्कि याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप सब ने उसके बारे में पढ़ा होगा। आपने प्लवनशीलता का सिद्धांत पढ़ा होगा, पायंसी का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जो कि आर्किमिडीज ने आपका सिद्धांत दिया था, प्लवनशीलता का सिद्धांत। उसमें क्या होता था, जब जल में आप कोई चीज़ गिराते थे, कोई वस्तु, तो वो अगर वस्तु तैर रही तो क्या होता था, वस्तु कब तैरती थी, जब वो वस्तु अपने भार का जो जितना उसका भार है, ठीक है, उस भार अपने भार के बराबर द्रव्यमान के जल को अगर हटा देती थी। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अपने पानी में डाला, वो तैर रही है, इसका मतलब तैर क्यों रही है, वो अपने
जितना उसका भार है उस भार के बराबर जल का जो भार है उसको ये क्या करती है, हटा देती है। ठीक है, हटा करके फिर उसकी जगह पे ये तैरना शुरू कर देती है। तो आप इसे जो आर्किमिडीज का प्लवनशीलता वाला जो सिद्धांत है इससे आप रिलेट कर लें, मतलब ये सिद्धांत है। इसी के आधार पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विभिन्न प्रकार का स्थलाकृति, मान ली कि एक स्तंभ के रूप में दिखाया जा रहा है। सीधी सी बात आप यहाँ समझें, मान लीजिए ये आपका हिस्सा है, ठीक है, जल वाला। तो अब एक स्तंभ मैं कहूँगा ये आपका क्या है, ये आपका पर्वत है। तो आप ये आपको मानना पड़ेगा पर्वत है। तो कहा जा रहा है कि हमारा ये जो अपना हिस्सा है ये इतना जल का भार जो है इसके स्तंभ के भार के बराबर है, द्रव्यमान के बराबर है। इसको ये हटा करके अब देखिए यहाँ पे तैराव की स्थिति में है। मान लीजिए पठार भी है, पर्वत है, ये पठार है, ये भी तैर रहा है। स्तंभ के रूप में मान लिया जाता है। जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं उनको एक स्तंभ के रूप में मान लिया गया। ठीक है, अभी देखिए मैं नीचे ऊपर, अभी आप मत ध्यान दीजिएगा कि एक लेवल में नीचे है या फिर ऊपर एक लेवल में, अभी आप ये ध्यान मत दीजिए। अभी बस इतना आप समझिए कि जो भौतिक स्थलाकृतियाँ होती हैं वो एक स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया और कहा गया कि ये विभिन्न घनत्व और मोटाई में होने के बावजूद भी एक संतुलन की अवस्था में बनी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे जो हम प्राट और एयरी की संतुलन सिद्धांत को पढ़ेंगे। सॉरी, आइए बात करते हैं आगे कि समस्थिति संबंधित सिद्धांतों में विभिन्न भौतिक आकृतियों का स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे पर्वत, पठार, मैदान सभी पृथ्वी तल पर विभिन्न घनत्व और मोटाई के स्तंभ के रूप में है जो एक संतुलन की स्थिति में लगातार बने हुए हैं। ठीक है, संतुलन की प्रारंभिक अवधारणा का विकास प्राट एवं एरी के कार्यों से, दो बार कार्य हो गया, एक ही बार लिखेंगे आप, कार्यों से हुआ, जिसमें विभिन्न स्तंभों के मध्य समस्थिति की आदर्श दशा को स्वीकार किया गया। ठीक है, कि भाई विभिन्न प्रकार के जो स्तंभ हैं, देखिए अभी प्राट और एरी के बारे में हम अलग अलग से चर्चा करेंगे। अभी आप थोड़ा से, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रही हैं तो परेशान नहीं होंगे आप। जो प्राट और एरी से संबंधित जो बातें वही आपको क्लियर नहीं होंगी, तो वो बातें हम अलग से देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें कि जिसमें विभिन्न स्तंभों के मध्य समस्थिति की आदर्श दशा को स्वीकार किया गया कि नीचे स्थिति जो है बता रहे हैं मिनट, जैसे मान लीजिए कि आपका ये आपका एक स्तंभ है तो नीचे यहाँ पे यहीं से सारे जल में सबका नीचे वाला हिस्सा यहीं तक है, या फिर ऐसा मान लीजिए ऊपर हिस्सा सबका यहीं तक है। ठीक है, ये क्या है ये हम समझेंगे आगे। अभी आप चित्र इत्यादि अभी नहीं देख रहे हैं तो उसमें समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन आगे हम चीज़ों को देखकर क्लियर कर लेंगे। जिसमें विभिन्न स्तंभों के मध्य समस्थिति की आदर्श दशा को स्वीकार किया गया। बाद के वर्षों में भी समस्थिति से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए उनमें स्थलाकृतियों के मध्य संतुलन की स्थिति को स्वीकार किया कि जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं उनमें एक संतुलन की दशा लगातार बनी हुई है और इसको स्वीकार किया गया बाद के वर्षों में भी। लेकिन भूगर्भीय संरचना के ज्ञान के आधार पर अंतर्जात बलों, ध्यान रखेंगे अंतर्जात बलों के संदर्भ में भूपटलीय परिवर्तन और संबंधित स्थलाकृतियों की व्याख्या की जाने लगी। ऐसे प्लेट विवर्तन जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित हुए। देखिए बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके बाद क्या हो गया कि अंतर्जात जो बल हैं इनके संदर्भ में पृथ्वी की जो भूगर्भीय संरचनाएं हैं उनकी जब व्याख्या की जाने लगी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से, तो फिर थोड़ी सी ये अवधारणा थी आदर्श संतुलन की, थोड़ा से इसमें चेंजेस आए। आइए कैसे आगे देखते हैं। इस तथ्य से क्या स्पष्ट हुआ, देखते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी का स्थल मंडल जो है या फिर जो ऊपरी आपका भूपटल है कि भौतिक संरचना में आकृति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि संतुलन की स्थिति में लगातार ये बने हुए हैं जैसे टिके हुए हैं स्तंभ की बात की, ऐसा नहीं है, लगातार इसमें परिवर्तन होता रहता है। ऐसे में विभिन्न भौतिक आकृतियों में भी रूपांतरण की प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है, जो भूपटल है इसमें परिवर्तन हो रहा है तो जो आपके भूपटल पर स्थित जो विभिन्न भौतिक आकृतियाँ होंगी उन पर भी परिवर्तन होता रहेगा। और इसके साथ ही अंतर्जात बलों के प्रभाव से वलन, भ्रंशन, ज्वालामुखी क्रिया के घटित होने से भूपटल की भौतिक दशाओं में परिवर्तन होता रहता है। और साथ ही साथ कहा गया कि विभिन्न प्रकार के अंतर्जात बलों से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है, चाहे वो वलन से वलित पर्वत हो, भ्रंशन से भ्रंशोत्तर पर्वत हो, या फिर भ्रंश घाटियाँ इत्यादि कुछ भी हो, ज्वालामुखी इत्यादि, इन सब क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के भौतिक जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उनमें परिवर्तन आते हैं, भौतिक दशाओं में परिवर्तन आते हैं। तो इन सब में कहा गया कि ये सब परिवर्तन ये होते रहते हैं, लेकिन अंतर्जात बलों से सब परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से संबंधित जो अंतर्जात बल हैं उनसे परिवर्तन ये होते रह रहे हैं। और पृथ्वी के बाह्य क्षेत्रों में ये जो सक्रिय आपके बहिर्जात बल हैं, मतलब आंतरिक बल में तो क्या आपका है अंतर्जात बल, आंतरिक स्थिति में अंतर्जात बल लगातार जो आपका भूपटल है उस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों को लगातार कह दें अगर तो उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, लगातार उनको मतलब विभिन्न प्रकार की गतियों के माध्यम से, प्लेटों की गति इत्यादि के माध्यम से, अंतर्जात बलों के माध्यम से लगातार विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये आंतरिक स्थिति होगी कि अंदर से आपके अंतर्जात बल की वजह से ये सब स्थलाकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। फिर क्या है कि बहिर्जात बलों के कारण भी अनाच्छादन, मतलब कि अपर्दन, अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा भू आकृतियों के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, मतलब काट छाट के छोटा करना। ठीक है,
साइड साइड में काट देना है, लंबा पर्वत जैसा छोड़ देना। तो इस प्रकार की जो आपके अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से भी जो बहिर्जात बल हैं ये क्या कर रहे हैं, आपके जो भूपटल पर स्थित आपके विभिन्न प्रकार की अस्लाकृतियाँ हैं उन पर ये प्रभावी हो जाते हैं। अभी आपने अनाच्छादन नहीं पढ़ा है, अभी आपने बहिर्जात बल नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे आप, आपको आगे पढ़ाया जाएगा सब चीज़ें। अभी बस आप इतना समझे कि जो अंतर्जात बल होते हैं उनके माध्यम से भूपटल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ क्या होती हैं, जन्म लेती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अंतर्जात बलों का काम हो गया। अब बहिर्जात बल ऊपर से क्या करते हैं, अपवर्तन अपक्षय लगातार होता है, काटते पीटते उनको छोटा कर देंगे, या फिर कुछ मतलब विभिन्न प्रकार के उनके सेफ इत्यादि में परिवर्तन कर देंगे, तो ये बहिर्जात बल होते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से लगातार परिवर्तन होता रहता है। जो संतुलन की बात कही गई यहाँ पे कि स्तंभ के रूप में या लगातार संतुलित अवस्था में एक आदर्श स्थिति की बात की गई, कहीं न कहीं इस अवधारणा को यहाँ पे जो है पीछे छोड़ा गया। तो इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि इन बहिर्जात और अंतर्जात बलों के माध्यम से लगातार से परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ऐसे में भौतिक आकृतियों स्थिति का पाया जाना व्यवहारिक नहीं है। इसमें जैसा कि कहा गया कि जो आपके विभिन्न प्रकार के जो मतलब पर्वत पठार इत्यादि हैं वो एक स्तंभ के रूप में मान लिया गया, और कहा गया कि ये सब क्या है, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की अवस्था में। तो इसमें कहा गया नहीं, देखिए लगातार परिवर्तन इसमें हो रहा है, और ये जो कहा जा रहा है कि एक आदर्श स्थिति में लगातार ये जैसे मतलब पड़े हुए हैं, इसमें कोई परिवर्तन ऐसा नहीं हो रहा है, ये गलत है। ठीक है, लेकिन अंतर्जात एवं बहिर्जात बल की अंतर्क्रिया से विभिन्न अस्लाकृतियों के मध्य संतुलन मूलक शक्तियों के प्रभाव भू संतुलन की एक अस्थायी दशा पाई जाती है। देखिए कहा गया कि आपने जो कहा कि आदर्श दशा स्थित है, सभी आपके जो अस्लाकृतियाँ हैं वो एक प्रकार के स्तंभ के रूप में आपने मान लिया, और कहा कि इनमें जो है संतुलन की स्थिति लगातार बनी हुई है। ठीक है, ना इनमें कोई उत्थान हो रहा है, धसान हो रहा है, इस तरह की क्रिया नहीं हो रही है, ना ही कहीं से काट पीट कुछ नहीं हो रहा है, एक संतुलन की अवस्था बनी हुई है। तो फिर ने कहा कि नहीं, जो अंतर्जात हैं, बहिर्जात बल हैं, इनकी अंतर्क्रिया से विभिन्न अस्लाकृतियों के मध्य संतुलन मूलक शक्तियों के प्रभाव भू संतुलन की एक अस्थायी दशा पाई जा सकती है। देखिए जो आपके जो अंतर्जात बल हैं, जो आपके बहिर्जात बल हैं, ठीक है, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि अंतर्जात बल नीचे से और बहिर्जात बल ऊपर मतलब बाहर से लगातार क्या करें, अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। नीचे से अंतर्जात बल मतलब उत्थान इत्यादि कर रहे हैं, धसान कर रहे हैं, तो ऊपर से बहिर्जात बल काट छाट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से एक संतुलन की एक अस्थायी दशा मिल सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमेशा के लिए अस्थायी हो गए कि अब इतना है तो इतना ही पड़ा रहेगा, नहीं, उसमें लगातार मतलब परिवर्तन हो रहे हैं और एक अस्थायी दशा संतुलन की बनी हुई है। लेकिन आदर्श दशा जैसी कोई स्थिति यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कि सभी स्तंभ के रूप में है और बिल्कुल संतुलन की अवस्था में, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे नहीं। इसमें ये माना जाएगा वर्तमान में कि जो अंतर्जात बल है, बहिर्जात बल है, इनके लगातार कार्य हो रहे हैं, इनके बल का लगातार प्रयोग हो रहा है। मतलब कि अंदर से अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से, और बाहर से बहिर्जात बल लगातार अपने अंतर्क्रिया कर रहे हैं, और उसके माध्यम से ये एक अस्थायी जो संतुलन की स्थिति वो लगातार बनी हुई है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे माननी पड़ेगी बात। चलिए, इसको हमने देखा, कुछ और बातों को देखते हैं आगे, बस खत्म करने वाले हैं इसको। इस तरह समस्थिति वर्तमान अवधारणा के अंतर्गत समस्थिति की आदर्श स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि भूपटल की गत्यात्मकता के आधार पर ही भू संतुलन की व्याख्या की जाती है। मतलब अब ये नहीं माना जाएगा कि एक आदर्श स्थिति ऐसी है कि सभी आपके स्तंभ के रूप में स्थिर हैं, कोई पे परिवर्तन चेंजेस नहीं हो रहे, इस बात को नहीं माना जाएगा। बल्कि हाँ, इतना कहा जाएगा कि ठीक है, जो आपके अंतर्जात बल हैं, बहिर्जात बल हैं, भूपटल में लगातार मोशन हो रहा है, प्लेटों में लगातार गति हो रही है। ठीक है, और उसके आधार पर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के मतलब अस्लाकृतियों का निर्माण हो रहा है अंतर्जात बलों से। फिर उन पर ऊपर बहिर्जात बल लगातार सक्रिय हो जा रहे हैं, तो बहिर्जात बल भी उसमें अपना कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, काट छाट कर रहे हैं, तो लगातार एक मतलब दोनों ही बलों का लगातार यूज हो रहा है। यहाँ पे अंतर्जात बल का भी लगातार यूज हो रहा है, बहिर्जात बल भी लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से एक ठीक है, एक संतुलन की स्थिति है, लेकिन वो गतिशील स्थिति है, एक अस्थायी नहीं है, एक आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि लगातार उसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक संतुलन की स्थिति तभी बनी हुई है। ठीक है, जो कि एक अस्थायी स्थिति है, मतलब एक अस्थायी स्थिति नहीं है। ठीक है, इसके बारे में वर्तमान में हम ये बात मानेंगे। तो अभी हमने ये क्या देखा, शुरुआत से हमने देखा कि जो समस्थिति की बात की जा रही है वो क्या कहा जा रहा है भाई, एक स्तंभ है। शुरुआत में कहा गया कि एक स्तंभ है, स्तंभ की भांति हम सभी अस्लाकृतियों को ले लेते हैं, पर्वत एक स्तंभ, पठार एक स्तंभ, मैदान एक स्तंभ, और फिर ये तीनों चारों जो आपके विभिन्न प्रकार के जो आपके स्तंभ हैं, जो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, ठीक है, ये एक संतुलन की अवस्था में लगातार आदर्श स्थिति में बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जब हम प्लेट वितरण के सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें हम अंतर्जात बलों के कारण कहते हैं कि अंतर्जात बलों से विभिन्न प्रकार के अस्लाकृतियों का निर्माण हो रहा है, इनमें उत्थान हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है इनकी, और फिर बहिर्जात बलों से उनका फिर ऊपर काट छाट इत्यादि हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि एक स्थिति जो है संतुलन की स्थिति लगातार बनी हुई है आदर्श स्थिति में, ऐसा नहीं है।
हम कहेंगे कि इसमें गतिशील मतलब गतिशीलता है, परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भी एक अस्थायी जो दशा है संतुलन की वो बनी हुई है, ठीक है। परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन एक अस्थायी दशा भी संतुलन की यहाँ पे बनी हुई है, हम इतना ही कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया कि क्या है आपके मतलब समस्या क्या है। उसके बाद हम प्राट एरी इत्यादि का देखेंगे, तो उसमें हम अलग अलग देखेंगे कि कैसे वो किस तरह की बातें कह रहे थे संतुलन के संबंध में, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।